Hi, good morning everybody. So today we are starting with the new series of the ancient history. But before starting I am just making you one thing very much clear कि ये सीरीज आपकी वन डे एग्जाम्स के लिए आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. इवन योर जो आपके यहाँ पे अपकमिंग जो आपके एग्जाम्स है, आपका हरियाणा का ग्रुप डी का एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो या फिर आपके वन डे एग्जाम आपका कोई भी हो, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है. सो ये आपकी टॉपिक वाइज चलेगी. तो आज हम यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे एंशंट हिस्ट्री का, जिसका नाम यहाँ पे है हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ द एंशंट इंडिया. ठीक है, कि हमें हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, कौन कौन से वो यहाँ पे सोर्सेज हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई एम जस्ट टेकिंग यू वन थिंग. एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही आपकी डिस्कस करी जाएंगी. वैसे बताने को तो हिस्ट्री में आपकी स्टोरीज बहुत सारी हैं, आप कुछ भी बता सकते हो, बट आई विल बी वेरी मच टू द पॉइंट एंड वेरी मच क्लियर विद योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो यहाँ पे हम तीन सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज, एक तो सबसे पहले होता है आपका आर्कोलॉजिकल सोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल आपके कोई कॉइन्स हो गया, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस वगैरह हो गए, माउंट्स हो गए, उनके थ्रू हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में. सेकेंड थिंग इज लिटरेरी सोर्सेज. लिटरेरी सोर्सेज में जैसे कि आपकी वेदास हो गए, ठीक है, उपनिषद्स हो गए, आपकी जो सेकुलर टेक्स्ट है वो आपकी यहाँ पे होगी. एंड थर्ड सोर्स इज योर फॉरेन अकाउंट्स. ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स में फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जब राजा महाराजाओं का हमारे पास हमारे इंडिया में जब शासन चलता था, तब आपके बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया आते थे और वो इंडिया की सोसाइटी को एनालाइज करते थे और वो फिर बुक्स भी लिखते थे. तो वही सारे हैं आपके यहाँ पे फॉरेन अकाउंट्स. तो इनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो इनको हम वन बाय वन क्लियर करेंगे हर चीजें. बट अब मैं आपसे एक चीज पूछूं कि सबसे अर्लीस्ट हमारा हिस्टोरिकल सोर्स वो कौन सा था. इन सारे सोर्सेज से भी पहले वो थे हमारे ओरल ट्रेडिशंस. ठीक है, ओरल ट्रेडिशंस हमारे यहाँ पे अर्लीस्ट हिस्टोरिकल सोर्स रहा. ओरल ट्रेडिशंस बेसिकली मीन्स ओरली जो चीजें हमें यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में सुनने को मिलती थी. ओके, बट ये आपके ओरल ट्रेडिशन जब तक ही चले जब तक हमें कोई रिटर्न सोर्स नहीं मिला. और सबसे पहला जो यहाँ पे रिटर्न सोर्स हमें जो मिला था, दैट वर द मैन्युस्क्रिप्ट्स. अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स आपकी होती थी वो आपकी हमें 4th सेंचुरी के आसपास ये आपकी एमर्ज हुई थी. 4th सेंचुरी BCE, बिफोर कॉमन एरा. एंड जो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो आपकी ट्रीज के पत्तों पर लिखी जाती थी. आपको पता होगा इस चीज को, ठीक है, आपको पता होगा इस चीज का. तो इससे एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर हुआ कि जो मैन्युस्क्रिप्ट आपकी थी वो कब एमर्ज हुई, आपकी 4th सेंचुरी BCE में हुई. और ये तीन हमारे यहाँ पे सोर्सेज हैं जिसके थ्रू हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, पर्टिकुलरली द इंडियन हिस्ट्री. तो सबसे पहले हम यहाँ पे आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में पढ़ते हैं. उसमें भी जो पहला पॉइंट था हमारा वो था हमारा माउंट्स का. ओके, अब माउंट्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. यहाँ पे आप अनकवर करते हो अर्थ के सरफेस को. दो तरीकों से आप यहाँ पे एक्सकवेशन करते हो अर्थ का. दैट इज वर्टिकल एक्सकवेशन होता है और एक हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन होता है. आप इस पिक्चर में ध्यान से देखो कि वर्टिकल एक्सकवेशन में आप यहाँ पे देखो, आप ऐसे इसको अनकवर अर्थ को ऐसे खोदते हुए चले जाते हो, जहां से आपको डिफरेंट सोयल के टाइप्स और रॉक्स के टाइप से आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे किस समय पे कौन सा कल्चर यहाँ पे प्रिवेलेंट था. ओके, so you are here uncovering the period wise sequence. Period here means the time period wise आप sequence यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग कल्चर्स का. बट अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सकवेट करते हो मीन्स ऐसे एक ही उसमें, तब आप पूरे एक माउंड को अनकवर करते हो एंड यू केम टू नो अबाउट वन कल्चर कंप्लीटली. तो एक कल्चर के बारे में आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे डिटेलिंग उसकी पता लग जाती है. ठीक है, तो ये दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल एक्सकवेशन एंड हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन. आ सकता है किसी भी एग्जाम में वन लाइनर स्टेटमेंट में आपका पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना. ठीक है, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज C14. अब ये C14 क्या होता है, दिस इज योर कार्बन 14. ठीक है, अब ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर में. ठीक है, जैसे इसकी जो लाइफ होती है C14 की, दैट इज योर 100%. ओके, तो 50-50 ये आपकी डिवाइड है. 50% इसकी लाइफ तब रहेगी C14 की जब वो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो जिंदा है, और 50% इसकी लाइफ तब होती है आफ्टर द डेथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बता रखा है कि जो हाफ लाइफ होती है आपकी C14 की वो होती है 5568 ईयर्स. ठीक है, एंड दिस C14 बेसिकली डिटरमाइंस द एज ऑफ दैट ऑर्गेनिक रिमेन. तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक की एज जानने के लिए हम यहाँ पे C14 को देखते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अंदर में, और तभी हमें पता लगता है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने साल पहले इस पृथ्वी पर था.
आई होप C14 का जो आपको पता होना चाहिए वो आपको पता चल गया। बट आपके लिए एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि C14 की जो हाफ एज है वो कितनी है, 5568 ईयर्स। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपका, ठीक है। एंड इट कांट डेट ऑब्जेक्ट्स ओल्डर देन 70,000 ईयर्स, 70,000 साल पुराना ऑर्गेनिज्म को ये डिटेक्ट आपका नहीं कर सकता। कौन सा, ये C14। आई होप ये भी चीज आपको क्लियर हो गई। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द कोइंस। अब कोइंस को भी देखकर, जो भी कोइंस मिले हैं हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को, उनको एनालाइज करके हमें पता चला कि भी अलग अलग टाइम पीरियड में आपके अलग अलग कोइंस को इशू करा गया था। सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई स्टडी ऑफ कोइंस। जब आप कोइंस को स्टडी करते हो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नुमिस्मेटिक्स। सो द स्टडी ऑफ कोइन इज कॉल्ड दी नुमिस्मेटिक। ओके, अब अलग अलग डायनेस्टीज ने इंडिया पे रूल करा था। फॉर एग्जांपल आपके कुशानास थे, मौर्यन थे, पोस्ट मौर्यन आए, फिर आपके यहाँ पे दिल्ली सल्तनत वगैरह, गुप्तास वगैरह, बहुत सारी डायनेस्टीज आपकी आई। तो इनके टाइम पे अलग अलग बहुत सारी चीजें हुई। बट सबसे पहला जो कोइन हमें यहाँ पे पता चला था वो थे आपके पंच मार्क्ड कॉइन्स, ठीक है। वो कौन से थे, पंच मार्क्ड कॉइन्स। अब पंच मार्क्ड कॉइन्स के बारे में आपकी तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ये आपके रेक्टेंगुलर शेप में भी होते थे और ये राउंड में भी होते थे, रेक्टेंगुलर एंड राउंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड चीज इनके बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि इनको आपका इंस्क्राइब्ड नहीं कर रखा होता था। मीन्स यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था इनके ऊपर, दैट वर नॉट इंस्क्राइब्ड, बट इन पे स्टैंप लगी होती थी डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स की। ओके, दे वर नॉट इंस्क्राइब्ड, बट यस, इन पे आपकी स्टैंप हो रखी होती थी विद द सिंबल्स यूजिंग द डाइस। पहली चीज तो पंचमार्क कॉइन्स के बारे में आपको ये चीज आपको समझ में आ गई। आई होप द थिंग्स आर गेटिंग वेरी मच क्लियर। फिर आपके भाई कुशाना पीरियड में, तो कुशाना पीरियड में आपका बहुत ज्यादा यूज हुआ बर्न्ड क्लेज वगैरह का मेटल कॉइन्स के लिए। ओके, पोस्ट मौर्यन में आपके टोटल कॉइन्स आपके बहुत लार्जेस्ट नंबर में आपके इशू हुए, अलग अलग तरीके के, कॉपर के, लेड के, पोटिन के, ठीक है, सिल्वर के, ब्रॉन्ज के, गोल्ड के। बट गुप्तास के टाइम का फैक्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे आपके जो गोल्ड कॉइन्स थे, दे वर इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गोल्ड कॉइन्स। कि जो गुप्ताज एम्पायर था उस टाइम पे, गुप्ताज हैज इशूड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द गोल्ड कॉइन्स, उन्होंने यहाँ पे इशू करे थे, ठीक है। लार्ज क्वांटिटीज में उन्होंने क्या है, गोल्ड कॉइन्स को इशू करा था। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई। अब इन कॉइन्स का कैसे हमें पता चलता है, तो यहाँ पे देखो नोट में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता रखी है कि जो कॉइन्स थे ना, ये आपके किसके द्वारा आपके इशू करे जाते थे, दे वर इशूड बाय द गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स, बेसिकली द ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स जो एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे ट्रेवल करते थे, ठीक है। किस पर्पस के लिए, ट्रेड वगैरह के लिए। तो ये ज्यादा यहाँ पे बता रखा है कि भाई इनके द्वारा ही मेनली आपके सबसे पहले जो कॉइन्स थे ये आपके इशू करे गए थे। ओके, आई होप कॉइन्स के बारे में भी आपको यहाँ पे पता चल गया। थर्ड चीज जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमें पता लगती है, दैट आर योर इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। और यू कैन से जो चीजें आपकी स्टोन्स वगैरह पर लिखी गई होती थी उनको ही यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। चाहे आप किसी स्टोन पे लिखो, चाहे आप किसी पिलर्स पे लिखो, ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज योर एपिग्राफी? एपिग्राफी इज योर स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड नुमिस्मेटिक क्या थी, स्टडी ऑफ कॉइन्स, ठीक है। एंड पैलियोग्राफी इज योर डेटिंग ऑफ एंशिएंट राइटिंग्स, कि पहले के टाइम पे एंशिएंट हमारी जो राइटिंग्स थी उनको डेट करना कि भाई मतलब ये कितने पुरानी है कितने नहीं है, उस चीज के बारे में आइडिया लेना, दैट इज योर पैलियोग्राफी एंड एपिग्राफी। आई होप ये तीनों टर्म्स नुमिस्मेटिक वाले भी आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ होते थे स्क्रिप्ट्स वगैरह, ओके, जैसे कि स्क्रिप्ट्स बेसिकली हो गया आपका कोई स्टोन है, उस स्टोन के ऊपर कुछ इंस्क्राइब्ड कर दिया तो वो स्क्रिप्ट्स बन गई। तो हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट आपकी थी, हड़प्पन टाइम पीरियड पे हमें जो भी चीजें यहाँ पे मिलती थी उनकी, तो वो अभी तक आपके यहाँ पे डिस्कवर्ड नहीं हुई है। हमें नहीं पता कि व्हाट दे वर ट्राइंग टू से ऑन दोज देयर स्क्रिप्ट्स, तो इस चीज का हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हड़प्पन की जो स्क्रिप्ट्स है वो अभी तक आपके यहाँ पे अनडिसिफर्ड है, डिस्क्राइब नहीं हुई है, बट वो आपको यहाँ पे पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में वो आपकी लिखी जा रखी होती थी, ठीक है। और जो ब्राह्मणी जो स्क्रिप्ट थी वो आपकी लेफ्ट टू राइट लिखते थे आपकी, और जो खरोष्टी जो स्क्रिप्ट होती थी वो आपकी राइट टू लेफ्ट लिखते थे। ये चीज हमें यहाँ पे पता चली हड़प्पन टाइम पीरियड के
टाइम पे अबाउट दिस स्क्रिप्ट। ठीक है, दूसरी चीज होती थी आपके अशोकन के माइलस्टोन्स। आपको पता होगा कि भाई अशोकन के इंस्क्रिप्शंस आपके अलग अलग जगह से देखने के लिए मिलते थे। ठीक है, तो अशोकन के इंस्क्रिप्शंस आपके पहली बार डिसिफर्ड करे गए थे इंडिया में, और वो किसने डिसिफर्ड करे थे? आपके एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंस, और 1837 में इन्होंने सबसे पहले अशोकन के इंस्क्रिप्शंस को डिसिफर करा था। डिसिफर है बेसिकली मीन्स उनको पढ़ के उनका मीनिंग बताया था कि व्हाट दीज इंस्क्रिप्शंस आर ट्राइंग टू से। ठीक है, वो होता है डिसिफर करना। ओके, और यहाँ पे जो लैंग्वेजेस आपकी यूज करी गई थी अशोकन के इंस्क्रिप्शंस पे, वो आपकी यहाँ पे थी प्राकृत ड्यूरिंग योर 3rd सेंचुरी, फिर आपकी यहाँ पे संस्कृत भी यूज करी गई थी। अब यहाँ पे एक और फैक्ट आपका बता रखा है कि जो फिरोज शाह जो तुगलक थे वो 2 पिलर्स 14th सेंचुरी में वो दिल्ली लेके आए थे, मेरठ और तोपरा। तोपरा इज अ वन प्लेस इन हरियाणा। वहां से इन दोनों जगहों से वो कुछ अशोकन के पिलर्स उठा के कहाँ पे दिल्ली में लाए थे ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी। तो आई होप कॉइन्स की जो चीज थी वो आपको यहाँ पे पता चल गई। इसमें फैक्चुअल चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अगर नहीं पता है, आपके कोई सोर्सेज हैं तो आप उसमें मार्क कर लो, या फिर एक एडिशनल पॉइंट लगा के आप लिख सकते हो। ठीक है, इतना ध्यान रखो, ब्राह्मणी स्क्रिप्ट लेफ्ट टू राइट थी, खरोष्टी स्क्रिप्ट आपकी राइट टू लेफ्ट थी। छोटी छोटी चीजें वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। लिटरेरी सोर्सेज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने पढ़ा होगा कि भाई वेदास लिखे गए थे पहले के टाइम पे, आपके हमें क्या क्या पता चलता है वहां से। ठीक है, उपनिषद्स होते थे आपके, कोई आपकी सेक्रेट टेक्स्ट होती थी जैसे कि यू कैन से रामायणा, महाभारता, इनसे हमें क्या पता चलता है अपनी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैदिक पीरियड को कवर करेंगे कि वेदास कवर करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो 4 तरीके के आपके यहाँ पे वेदास थे। सबसे पहला था आपका ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्वेद। तो ये 4 वेदास है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके। तो इसमें से जो एग्जाम में पूछा जाता है मैं आपको सिर्फ वो ही यहाँ पे लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऋग्वेदा के बारे में। तो ऋग्वेदा आपका सबसे ओल्डेस्ट वेदा है इन चारों में से। ठीक है, एंड यस इसके अंदर आपके 10 मंडल हैं, 10,000 से भी ज्यादा इसमें आपके मंत्र हैं। एंड यहाँ पे आपकी 2 चीजें बता रखी हैं, एक तो गायत्री मंत्र के बारे में भी बता रखा है, और एक 10 किंग्स वॉर, 10 राजाओं का युद्ध के बारे में भी आपका यहाँ पे इसमें डिस्क्राइब्ड है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि जो ये ऋग्वेदा है ये किसने रिसाइट करा था? वो थे आपके होत्री। होत्री ने इसको क्या करा था? आपका रिसाइट करा था। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट योर ऋग्वेदा। ठीक है, उसके बाद आपके होते हैं सामवेदा। अब एस से साम और एस से आपका शॉर्टेस्ट। तो सामवेद इज योर शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द 4 वेदास। ठीक है, और ये बेसिकली आपका फोकस करता है रिचुअल पे। ठीक है, रिचुअल्स पे फोकस करता है। एंड दिस सामवेद वाज रिसाइटेड बाय योर उद्गात्री प्रिस्ट ने इसको क्या करा था? रिसाइट करा था। 3rd वेदा दैट इज योर यजुर्वेद। यजुर्वेद आपका प्रिंसिपली आपका किस फॉर्म में हमें मिलता है? प्रोज फॉर्म। अब प्रोज फॉर्म आपकी कौन सी होती है? दैट इज योर ओरिजिनल फॉर्म, नेचुरल फॉर्म। ठीक है, जिस तरीके से उसको लिखा गया था उसी फॉर्म में, ओरिजिनल और यू कैन से सिंपल फॉर्म में ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड यस दिस यजुर्वेद बेसिकली टॉक्स अबाउट योर सेक्रीफाइसेस के बारे में एंड योर ब्लैक मैजिक के बारे में ये बात करता है। एंड इट इज रिसाइटेड बाय योर अध्वर्यु प्रिस्ट ने इसको रिसाइट करा है। लास्ट वेदा दैट इज योर अथर्वेदा। अथर्वेदा बेसिकली आपका बताता है कि भाई कैसे आप इविल से वॉर्ड ऑफ कर सकते हो। ये आपका सबसे ओल्डेस्ट वर्क आपका रहा है इंडियन मेडिसिन पे। ठीक है, तो ऐसा कौन सा वेदा है जो कि मेडिसिन की बात करता है? दैट इज योर अथर्वेदा। ठीक है, आयुर्वेदा इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि मेडिसिन से आपका रिलेटेड है, और ये सबसे पुराना काम है आपका इंडियन मेडिसिन पे। एंड ये आपके दोनों चीजों को कवर करता है, एक तरीके से हैप्पीनेस को भी और एक स्पिरिचुअल नॉलेज को भी। ठीक है, एंड दिस इज योर रिसाइटेड बाय योर ऋत्विक प्रिस्ट। तो आई होप इन चारों वेदास के बारे में आपको पता चल गया। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ मैनर में जो आपकी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे आपको बताई है। ओके, नेक्स्ट कमिंग टू योर दैट इज योर लिटरेरी 2 मीन्स बेसिकली वेदास के बाद आपके देखो उपनिषद्स भी आते हैं। आपके वेदास के बाद आपके उपनिषद्स हैं। उपनिषद्स को बेसिकली आपका यहाँ पे क्या बोला जाता है? वेदंता। वेदंता मीन्स द एंड ऑफ वेदास। जहां पे आपके वेदास एंड होते हैं तब आपके उपनिषद स्टार्ट होते हैं। और टोटल जो उपनिषद्स हैं वो कितने हैं? आपके 108।
108 आपके टोटल उपनिषद है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि यहाँ पे आपके 3 उपनिषद हैं और वो तीनों उपनिषद अलग अलग चीजों को बताते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो सत्यमेव जयते जो स्लोगन है ये हमने कौन से उपनिषद से लिया है, ये हमने मुंडका उपनिषद से लिया है। पहली चीज, ये आपकी एनसीईआरटी में भी गिवन है ये लाइन। सेकेंड चीज, आपकी जो नचिकेता का जो डायलॉग है, यामा नचिकेता का डायलॉग आपका कौन सा उपनिषद में बता रखा है, वो है आपका यहाँ पे कठोप उपनिषद में आपका बता रखा है। और एक आपका गार्गी का भी है, वो आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि वो आपका कौन से उपनिषद में आपका प्रेजेंट है। जहां पे ये दोनों फैक्ट है वहीं पे वो भी फैक्ट आपका जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो आप ये मेरे को कमेंट में बताओ कि वो कौन सा आपका उपनिषद है जहां पे गार्गी का डायलॉग एक के साथ आपका बता रखा है। ठीक है, बृहद्रंग का उपनिषद है वो। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि मैम ने यहाँ लिख नहीं रखा इसलिए ये बता नहीं रही है, तो वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बट एक बार फिर से आप यहाँ पे रीचेक करो इस चीज को और खुद भी आप एनालाइज करो कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ तो रहे हो ना। इंपॉर्टेंट चीजें आपने पढ़ तो रखी है ना, ये जो एग्जाम्स में आती है। ठीक है, फिर आपके उपनिषद के बाद आपके आते हैं वेदंगास। अब जो वेदंगास होते हैं इनको बोला जाता है 6 लिम्स ऑफ वेदास। ठीक है, वेदंगास को आपका ये बोला जाता है। इसमें 6 चीजें आपकी अलग अलग चीजों को, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी को आपका डिनोट करते हैं। तो वो 6 चीजें आपकी कौन सी हैं? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्ता, कल्पा एंड चंदा। इसकी ट्रिक्स मैंने बना रखी है, उसके थ्रू भी आप इनको यहाँ पे याद कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये मेरी ट्रिक्स हैं, जो आपको सुटेबल लगे आप उस तरीके से ट्रिक बना के इनको याद कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल शिक्षा की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, दैट इज शिक्षा। तो शिक्षा आपको तभी मिलेगी जब आप ध्यान से चीजों को पढ़ोगे, ध्यान से चीजों को एनालाइज करोगे, और वो ध्यान आप लगाओगे आईज से। ठीक है, तो शिक्षा हेयर रिप्रेजेंट योर आई। ओके, फिर आपका व्याकरण, व्याकरण मीन्स ग्रामर। आप कहां से बोलोगे? आप अपने माउथ से बोलोगे। ओके, देन इज अ ज्योतिष। ज्योतिष भी एक आपका आई होता है, बट ज्योतिष को एक तरीके से आप ये बता सकते हो कि भाई एस्ट्रोनॉमी तो है, बट इट इज यू कैन से वेदास के रिलेटेड ये क्या है, ज्ञान की बात है। तो ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि आईज को। निरुक्ता जो होता है, निरुक्ता रिप्रेजेंट्स योर ईयर, कि निरुक्ता कि मैं तो नहीं रुक रहा, निरुक्ता कि मैं तो नहीं रुक रहा हूं। उसने कुछ सुना कि तू रुक जा, वो कह रहा है मैं नहीं रुकता, तो ईयर आपका ये हो गया। कल्पा मीन्स है आप कल्पना करते हो हाथ जोड़कर भगवान से, सो दैट इज योर हैंड। एंड चंदा मीन्स आप जगह जगह आप चंदा इकट्ठा करने के लिए जा रहे हो अपने पैरों से। ठीक है, तो आई होप ये 6 के 6 जो लिम्स हैं आपके वेदा की, जिसको हम वेदंगास बोलते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। भाई देखो, मैं इसलिए टाइम ले लेके आपको समझा रही हूँ कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें हैं, हम कुछ स्किप ना करें। ओके, टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग, हमारे जो एंशियंट ऑथर थे। अब हम यहाँ पे लिटरेरी सोर्सेज की ही तीसरी चीज यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ बुक्स वगैरह कि किसने कौन सी बुक यहाँ पे लिखी थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले आपकी जो बुक थी दैट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आपकी बुक किसने लिखी थी? वो लिखी थी आपकी किसने? चाणक्य ने। चाणक्य का आप दूसरा नाम बता सकते हो? इनको 2 नामों से और जाना जाता है, ये तो आप कमेंट करके बता दो। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि चाणक्य को किन और 2 नामों से जाना जाता है। तो अर्थशास्त्र, देखो यहाँ पे एरो आपका रोंग है, इसको आप ध्यान रखना कि जो अर्थशास्त्र की जो आपकी बुक है वो आपकी किसने लिखी थी? वो लिखी थी हमारी किसने? चाणक्य जी ने। ओके, एंड जो अष्टाध्यायी जो बुक है, जो कि एक ग्रामर की बुक है, ये आपकी किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारी पानी जी ने। तो इसको आप ट्रिक के थ्रू ऐसे याद कर सकते हो, अष्टाध्यायी, तो दही आ गया पीछे, दही, तो दही में क्या मिला दिया उन्होंने? पानी मिला दिया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। राजतरंगिणी, तो राजतरंगी वॉज योर टेक्स्ट विच वॉज रिटन बाय योर कल्हान। मुद्र रक्षका आपकी किसने लिखी है? शूद्रक ने ही लिखी है, मुद्र रक्षका। एंड मरीचा किटम आपकी किसने लिखी है? नहीं, ये भी आपका गलत है। मेरी चाकटिकम ये आपकी शूद्रक ने लिखी है, एंड मुद्र रक्षका आपकी विशाखा दत्ता ने लिखी है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे बताया गया, बट यस ये चीज आपकी यहाँ पे सही है, ये इन्होंने लिखी है। एंड मरीचातम आपकी किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी है। ठीक है,
तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखो, प्लीज आप कंफ्यूज मत होना। दोबारा से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अर्थशास्त्र आपकी चाणक्य ने लिखी है, अष्टादही, दही में पानी मिल गया, पाणिनि ने लिखी है, राजतरंगी आपकी कल्हाण ने लिखी है, मुद्र रक्षका आपकी विशाखा दत्ता ने, एंड मरीचिकटिकम आपकी शूद्रक ने लिखी है। ये सही है बिल्कुल सीक्वेंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ हमारे जो एपिक जो लिटरेरी सोर्सेज रही हैं, दो जो बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, वो है हमारा रामायण और महाभारत, ठीक है। तो रामायण आपकी वाल्मीकि ने लिखी है एंड महाभारत आपकी वेद व्यास ने लिखी है, ठीक है। और एक और चीज आपकी जो महाभारत है उसको पहले के टाइम पे आपका जया संहिता के नाम से भी आपकी जानी जाती थी, जया संहिता, ठीक है। वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है ये चीजें। एंशियंट टेक्स्ट आपकी और भी बहुत सारी हैं, वो मैं यहाँ पे लेके नहीं आई, बट जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं ले आई हूँ। बट इससे भी इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारी है, मतलब कम से कम आप ये मान सकते हो कि भाई आराम से 30-35 टेक्स्ट हैं, तो उन सारों को यहाँ पे इंक्लूड करना वो जस्ट नो पॉइंट। तो इसकी मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको बना दूंगी एंशियंट टेक्स्ट के रिलेटेड कि कौन सी टेक्स्ट किसने लिखी है, ठीक है। तो वो चीज़ आप वहाँ पे भी उन चीज़ों को पढ़ लेना। तो यहाँ पे उन सारे टेक्स्ट को इंक्लूड करना ठीक नहीं था, तो हम टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो जाते, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे लास्ट जो सोर्सेज हैं दैट आर योर आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज बेसिकली हेयर मीन्स कि जो फॉरेन अकाउंट्स, सॉरी आर्कोलॉजिकल सोर्सेज नहीं, दिस आर योर फॉरेन अकाउंट्स, ओके। तो फॉरेन अकाउंट्स मतलब जैसे कि मैं आपको पहले भी बताया कि फॉरेन अकाउंट्स वो हैं जो फॉरेन ट्रैवलर्स आपके इंडिया आए, उन्होंने इंडिया की सोसाइटी को देखा और यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करा, ठीक है। तो फॉरेन अकाउंट्स में बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ग्रीको रोमन अकाउंट्स में भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो मैग्नाथेसिस आपके इंडिया आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, और उनके ही उसमें कोर्ट में इन्होंने विजिट करा था, और इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, जो कि आपकी मौर्यन की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की सोशो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताती है। इंडिका बुक इज योर रिटन बाय योर मैग्नाथेसिस, ओके। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एनोनमस ग्रीक। अब ये थे, इन्होंने आपकी पेरिप्लस ऑफ द अर्थियन सी के बारे में लिखा, विच टेल्स अबाउट द जो आपकी रोमन ट्रेड होती थी इंडियन ओशन और रेड सी के आसपास। तो ये ग्रीक जी आपके यहाँ पे थे, एनोनमस ग्रीक। एंड एनोनमस इज समथिंग विच इज अनक्लियर, अननोन, तो वो चीज है। एंड टोलमी ने एक आपकी ज्योग्राफी के ऊपर एक आपकी बुक लिखी थी, ठीक है। अब चाइनीज जो बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे वो जो इंडिया आई आपके दो थे, फाहियान एंड हुआन संग। तो फाहियान आपके गुप्ता के टाइम पे आपका आया था, और आपका हुआन तसंग आपके हर्षा के टाइम पे आपके आए थे। H फॉर हुआन एंड H फॉर हर्षा, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। और नालंदा की जो यूनिवर्सिटी थी, इन्होंने ये चीजें नोट करी थी आपकी, किसने, हुआंग तसंग ने, कि इंडिया में आपकी नालंदा की यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा रिज्ड कास्ट सिस्टम है, सती भी यहाँ पे प्रिविलेंट है, बट कोई पर्दा सिस्टम नहीं है, उस टाइम पे आपका नहीं था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी थी अबाउट योर फॉरेन अकाउंट्स। तो आई होप आपको ये चीज़ें आपको समझ में आई हैं, बट एक बार बस मैं आपको यहाँ पे रिकैप बता देती हूँ, पूरी समरी आज की क्लास की, कि हमने यहाँ पे देखा कि एंशियंट हिस्ट्री के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज थे, कुछ लिटरेरी सोर्सेज थे, कुछ फॉरेन अकाउंट्स थे। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में हमने देखा कुछ रॉक एडिक्ट्स के थ्रू जिन पे इंस्क्रिप्शंस आपका होता था, ठीक है, अशोका के इंस्क्रिप्शंस, माउंट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें देखी हमने, ठीक है। फिर लिटरेरी सोर्सेज में जैसे आपका चाणक्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी, ठीक है, कैसे आपका ट्रेड वगैरह होता था, इन सारी चीज़ों के बारे में भी किसी एम्फेसिस आपका करा हुआ है बुक्स में। फॉरेन अकाउंट्स में जैसे मैग्नेथिसिस आए, हर एक जगह की एडमिनिस्ट्रेशन, सोशो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बताया। तो बेसिकली यू कैन से दैट सिंगल सोर्स सफर फ्रॉम बायस, डिके और ट्रांसलेशन एरर। एक पर्टिकुलर सोर्स में आपकी ये चीज़ें हो सकती हैं, बट एक जो ट्रू हिस्ट्री होती है वो आपकी एमर्ज होती है वहाँ से, जहाँ पे स्टोन, स्क्रोल्स और जहाँ पे स्ट्रेंजर्स किसी चीज़ पे एग्री करते हैं, ठीक है। सो आई होप हमारा यहाँ पे चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, एंड आई होप दैट यू लाइक दिस सीरीज। और ऐसे ही हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज को सबसे पहले। सो अब हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हमारा फटाफट से भी कवर कराएंगे। सो विद इन 20 to 25 मिनट्स में हमारा एक चैप्टर यहाँ पे रिवाइज हो रहा है, तो उससे बहुत अच्छी चीज क्या हो सकती है। सो आई होप दैट यू लाइक दिस सीरीज एंड थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग दिस टिल हियर एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस।